स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। आज फ्राइडे का सत्र और अगले हफ्ते बजट से ठीक पहले आप मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। कल आपको याद होगा मुनाफा वसूली थी, फिर 2 अटेम्प्ट्स में मार्केट ने एक बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई। आज वैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। आज मार्केट खुलने के साथ ही दरअसल पॉजिटिव में था, उसके बाद धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 134 अंकों का नुकसान यहाँ निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी बैंक में दरअसल बिकवाली का सिलसिला ज़्यादा भारी दिखाई देगा आपको। ये इंडेक्स अब करीब करीब 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और मिड कैप्स में हमने देखा है खासी मारकाट है। मिड कैप इंडेक्स अब 1100 अंकों के नुकसान के साथ डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली मार्केट अब कुछ पोजीशंस अपनी हल्की रख रहा है, आप कह सकते हैं बड़े इवेंट से पहले। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए आज नेगेटिव हो चला है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों के सामने। हालांकि एक सेविंग ग्रेस टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से बनती दिखाई दी। कल दोपहर से ही हम बात कर रहे थे कि टेक का साथ मिल सकता है मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड। इन्फोसिस के नंबर्स जोरदार और उसने डिलीवर किया है। देखिए 30 पॉइंट तो यही अकेले ऐड कर रहा है। फिर टीसीएस, एचसीएल टेक की तरफ से सहारा मिला और आईटीसी तेजी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज शाम को नतीजे आएंगे, उससे पहले स्टॉक थोड़ा सा शांत और नेगेटिव ट्रेड करता हुआ। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एल&टी ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। तो ये है मार्केट का हाल। अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों की अब तक की स्थिति। रिटर्न्स क्या बने हैं कल और आज के बीच, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो पंकज लीड कर रहे हैं 9.4% के रिटर्न्स के साथ और ब्रिजेश इनके एकदम पीछे हैं 7.5% के रिटर्न्स पर। ओम -4% के रिटर्न्स पर। थोड़ा सा मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ। अब ये बड़े इवेंट के पहले की नर्वसनेस है या फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ आया है उससे जोड़ा जाए, अप्रोच क्या होगी? ब्रिजेश बताइए। या मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली कल जो हमने देखा, कल जो एक तेजी देखा, तो मुझे क्या लग रहा था, कल हमारा ये मान के चल रहा था कि शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 24,600 का एक ट्रिगर था जहां से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया। फिर निफ्टी में एक तेजी देखा था जहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रैली देखने को। ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है मार्केट पे, बट मुझे ये लग रहा है कि आज वीकेंड के चलते और नेक्स्ट वीक जब बजट है, 24,600 जहां से एक शॉर्ट कवरिंग आता है वो लेवल को फिलहाल वॉच करना काफी जरूरी है। आज वीकली क्लोज है, अगर आज का वीकली क्लोज 24,600 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। डायरेक्शनली अगर डेरिवेटिव्स की डेटा देखते हैं तो 24,400, 24,200 पे काफी सारे पुट राइटर्स है और ऊपर 25,000 पे कॉल राइटर्स। तो मुझे लगता है ये रेंज में रहेगा। कॉशियस तब करेंगे अगर आज का वीकली क्लोज 24,600 के नीचे आता है, नहीं तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड ही हो सकता है। इंडिया विक्स में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया विक्स 15 के ऊपर चला जाता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलूंगा, नहीं तो फिलहाल मेरा व्यू अभी भी रेंज बाउंड ही है। थोड़ा सा स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग, 24,500 मैक्सिमम करेक्शन, फिर से वहां से बाइंग आने की उम्मीद है। ओके, तो ये फिलहाल इंडिया द विक्स पर नजरें रखिए। देखिए मार्केट क्या 24,600 को होल्ड कर पाता है या फिर उसको चैलेंज करता है। ओम, ऐसी स्थिति में ट्रेड्स कैसे, किस तरफ रखने हैं, तेजी की तरफ, मंदी की तरफ? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी और गुड मॉर्निंग सभी को। जी, यहाँ पे अभी भी मेरा जो व्यू है वो तेजी की तरफ है, क्योंकि मार्केट हमने लास्ट 3 से 4 दिनों में देखा है कि मोस्टली अगर गैप अप अगर ओपनिंग होती है उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का सेशन काफी बिकवाली वाला रहता है। उसके बाद नून सेशन में, आफ्टरनून सेशन में वहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग हमें देखने को मिलती है। इंडेक्स वहाँ से संभलता है। इनफैक्ट निफ्टी में ये हमने ज्यादा देखा है और मेजर सपोर्ट जो आईटी सेक्टर से आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देता हुआ यहाँ पे मिला है। ओवरऑल अगर आईटी जोर पकड़ता है तो मैक्सिमम सेक्टर भी वहाँ पे अच्छे रैली हमें लास्ट वीक में हमें देखने को मिली है। और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा हमें यहाँ पे म्यूटेड सा इसलिए मिल रहा है क्योंकि पीएससी एंड पीएसयू स्टॉक थोड़े से यहाँ पे और डिफेंस के स्टॉक यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। तो मेजरली जो लीड करने वाले हैं वो हेवी वेट्स ही चल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो स्क्यूड रहेगा वो हेवी वेट्स की तरफ रहेगा। ओके, तो हैवीज की तरफ स्क्यू रखें आप अपना। पंकज, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि देखिए आज आईटी को छोड़ और आईटी और एफएमसीजी को छोड़ बाकी दिग्गजों में मुनाफा वसूली गहराती हुई दिखाई दे रही है। जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता जी, ग्लोबल इम्पैक्ट डेफिनेटली क्लियरली विजिबल है मार्केट में। और जिस तरीके का बैंक निफ्टी के अंदर कट अभी देखने मिला है, मुझे लगता है कि ये कट और भी ज्यादा गहरा सकता है। सिमिलरली इज हैपनिंग विद निफ्टी। मुझे लगता है कि
आज रिलायंस का रिजल्ट है और आने वाले दिनों में फिर एचडीएफसी बैंक और आगे चल के बजट को हम लोगों को फेस करना है। तो बिकॉली थोड़ी बहुत हावी हो सकती है ड्यूरिंग द डे। वीकेंड भी है और कोई ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहेगा। थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मार्केट में ट्रेडर्स के ऊपर रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज दिन भर में जो मार्केट है वो रिबाउंड होने के चांसेस थोड़े कम है। रिट्रेसमेंट डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल का जो हम लोग सोच रहे हैं वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है मैम। ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं यहाँ से आगे की अप्रोच मार्केट कैसी रखेगा। इस बीच मिड कैप इंडेक्स 1200 पॉइंट फिसल चुका है। पंकज, मिड कैप इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है? पहले इस पर एक फटाफट व्यू हो जाए, फिर आप लोगों के ट्रेड्स पर आते हैं। जी, मिड कैप इंडेक्स में पिछले 2-3 सत्रों से थोड़ी सी बिकॉली देखने मिल रही है, लेकिन आज जिस तरीके से एक 2% का कट यहाँ पे देखने मिला है, मुझे लगता है कि मिड कैप में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है और सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा हो सकता है। बजट के बाद में कुछ पिक्चर क्लियर होगा और उसके बाद में जैसे क्लैरिटी आएगी तो फिर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। बजट तक शायद ये नर्वसनेस बरकरार रह सकती है। चलिए फटाफट से टॉप कॉल्स और फिर आप लोगों ने जो ट्रेड दिए हैं देना चाहते हैं रादर उस पर आएंगे। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग 2% की कमाई करके गया पंकज के लिए कल। ब्रिजेश का इंडिया सीमेंट्स 3% के रिटर्न्स कमा चुका है और टाटा कंज्यूमर दरअसल ओम मेहरा का टॉप ट्रेड था। तो ये इनफैक्ट वो ट्रेड जिनमें सबसे ज्यादा कमाई जानकारों की हुई है। आज फिर किस तरह की रणनीति रहेगी? ओम मेहरा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अभी भी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक की पोजीशन इनकी खुली है। एलआईसी में आज सुबह में एग्जिट किया 1010 के आसपास, 1070 के आसपास। ओम बताइए आज का नया ट्रेड। जी, मेरा पहला ट्रेड है यहाँ पे अजंता फार्मा के ऊपर, क्योंकि इनफैक्ट फार्मा थोड़ी सी यहाँ पे लीड करते हुए देख रही हैं। और तो अजंता फार्मा यहाँ पे 2303 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2250 और टारगेट रखेंगे 2500 का। 2200 का आप कह रहे हैं टारगेट और 2250 स्टॉप लॉस रहेगा। यह है फिलहाल अजंता फार्मा। करीब 1% के गेन्स इस स्टॉक में बनते दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और पंकज के केस में देखिएगा, एक तो हमने एलिकॉन इंजीनियरिंग देखा, बहुत बढ़िया ट्रेड साबित हुआ। वहां पर इन्होंने कल बुक कर लिया था। एस्कॉट्स कुबोटा का सेल कॉल भी बुक किया। पंकज आज का फ्रेश ट्रेड। अच्छा जी, एआईए इंजीनियरिंग में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है। अभी फिलहाल वो रिट्रेस हुआ है और एग्जैक्ट यही लेवल्स है कि 4410 की लेवल्स पे इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। एक कियन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इसके अंदर क्लियर देखने मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये एक दिन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, थोड़ा सा अगर दूर का भी विजन रखते हैं तो इसके अंदर बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन गेम शो के लिहाज से मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4360 का स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर और टारगेट जो है वो 4600 के रहेंगे। 4600 का टारगेट एआईए इंजीनियरिंग में तेजी का ट्रेड है ये। 4360 के आसपास स्टॉप लॉस आप लगाइएगा अगर इस ट्रेड में उतर रहे हैं। यह है इस समय की फिलहाल राय। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट बुक किया, चोला इन्वेस्टमेंट अच्छा चला था कल, वहां पर भी आपने एग्जिट कर लिया या फिर बुक किया रादर। आज का नया ट्रेड ब्रिजेश। मैडम मेरा पहला जो ट्रेड है वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव्स डेटा के बेसिस पे मैं दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक पे काफी स्ट्रांग बेस बन चुका है 1230 के लेवल पे। अब मैं इसको 1230 1228 के स्टॉप लॉस से मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा करंट प्राइस पे और मैं 1280 का ये ट्रेड देख रहा हूँ। एक मुझे लगता है काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है इसमें। सो 1280 के टारगेट के लिए अब मैं लॉन्ग करूंगा। 1228 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1228 का स्टॉप लॉस, 1280 का टारगेट। बाय साइड का ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक इस समय आपके लिए पेश हो रहा है। अच्छा, फटाफट से पेटीएम का स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि पेटीएम के नंबर्स आ रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़ चुका है, 839 करोड़ का नेट लॉस आता हुआ और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी करीब 36% घटा है। तो इस तिमाही में प्रेशर है। कुछ और डिटेल्स आएंगे कि सब्सक्राइबर बेस इनका क्या रहा, मर्चेंट सर्विसेज के लिहाज से क्या, किस बेस पर काम कर रहे हैं, डेली एक्टिव यूजर्स एक्सेट्रा का डेटा क्या है, उस सब पर आएंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। यशीश दहिया हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत होने वाली है बजट से जुड़ी हुई। इंश्योरेंस सेक्टर की क्या है बड़ी मांगे, ये बताएंगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन दूर हम यूनियन बजट से, और मोदी 3.0 का ये पहला बजट दरअसल साबित होता हुआ दिखाई देगा। और कई सारी चीजें हैं जिसको शायद सरकार एड्रेस करने की कोशिश में रहेगी। ऐसे में कई सारी मांगे उभर कर आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी मांग दरअसल पीबी फिनटेक की रही है, और सरकार की भी ये उम्मीद है कि भारत में हर किसी को इंश्योरेंस मिले। इंश्योरेंस फॉर ऑल का नारा। दरअसल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने पर सरकार आजकल कई पॉलिसी एक्शंस लेती दिखाई भी दी है, लेकिन क्या इस बजट में कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं जो शायद इस प्रोसेस को आसान करे और फास्ट ट्रैक पर लेकर आए? हमारे साथ पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीष दहिया जुड़ रहे हैं। यशीष, स्वागत है आपका एंड थैंक यू वेरी मच। आप लंदन में सुबह सवेरे हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। एक बड़ी मांग पीबी फिनटेक की काफ़ी समय से रही है, और उसी मकसद पर आपकी कंपनी बनी थी कि इंश्योरेंस हर किसी का हक है और हर किसी को मिलना चाहिए। उस विजन को सामने रखते हुए वो एक बड़ा क्या मेजर सरकार ले सकती है ताकि ये सपना वाकई में सच हो, रियलिटी बने? देखिए, 2 प्रोडक्ट हैं जो कि हर फैमिली अपने लिए लेना चाहती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस। और मैं पूरे सिर्फ रिस्क वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, इसमें जो कवरेजेस मिल सकती हैं वो आपको फ्रॉम अ टैक्स बेनिफिट, मतलब जो टैक्स आपको उसमें मिलता है, टैक्स का जो फायदा मिलता है, इसको अनलिमिटेड कर देना चाहिए। आज हेल्थ पे 50,000 रुपए का लिमिट है। टर्म हिस्सा है पूरी की पूरी लाइफ इंश्योरेंस का, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को अलग निकाल देना चाहिए और इनकी अलग कवरेज होनी चाहिए, और इसमें अनलिमिटेड कवरेज मिलनी चाहिए कि टैक्स के हिसाब से आपका जितना भी खर्चा आता है वो पूरे पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि लोगों को फ़र्क नज़र आएगा कि उनको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इसकी बजाय कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो लेते हैं। दूसरी बात, जो सेविंग्स में पेंशन प्रोडक्ट है, इसमें यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक बराबर लाना चाहिए। एनपीएस का जो टैक्स का फॉर्मेट है और जो इंश्योरेंस का टैक्स का फॉर्मेट है, ताकि बिल्कुल बराबर आ जाए और दोनों के दोनों प्रोडक्ट फिर आपस में compete करके जिसको जो कस्टमर को समझ में आए वो कस्टमर ले सके। तीसरी बात जो जीएसटी की है, हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी समय से मांग है कि जो जीएसटी है वो 18% से 5% कर दिया जाए, और स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं। जी हाँ। जो आप एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनको कम से कम उस पर जीएसटी बेनिफिट मिल जाए तो उसमें फ़ायदा रहेगा। देखिए, सबसे क्या होता है, सोशल सेक्टर की बिल्डअप होती है, और इसमें सरकार की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और उन पर अगर टैक्स बेनिफिट मिल सकें तो बहुत फ़ायदा होगा। यशीष, जो आपने एनपीएस और दूसरे एन्युटी प्रोडक्ट्स की बात की, क्या इस समय आपको लग रहा है कि लोग एन्युटी प्रोडक्ट्स या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स लेने में हिचकिचाते हैं एंड दे आर स्क्यूइंग टुवर्ड्स एनपीएस? अगर एनपीएस की तरफ जा भी रहे हैं तो बुराई क्या है, क्योंकि आइदर वेज आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई बुराई है। एन्युटी भी रिटायरमेंट की तैयारी है, और मेरे हिसाब से एन्युटी के हमको उसको पूरा चांस देना चाहिए कि एन्युटी के प्रोडक्ट्स भी आगे आ सकें और कस्टमर उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। तो किसी भी एक प्रोडक्ट की बजाय अगर 4, 5, 20 प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें फ़ायदा ही होता है सबको। आज हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको पेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि किसी ठीक से प्लानिंग नहीं कर रहा कि रिटायरमेंट के बाद खर्चा कैसे चलेगा। खर्चे हर रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अगर एन्युटी प्रोडक्ट्स बन सकें जो कि जिनको कि टैक्स का बेनिफिट मिल सके, तो उसमें बहुत फायदा होगा। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हम इसकी बात इसीलिए करें क्योंकि एन्युटी इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स लगता है। इसीलिए लोग हिचकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए, और उसी पर राहत की मांग इस समय यशीष कर रहे हैं। यशीष, इनफैक्ट इस सरकार के दोबारा फॉर्म होने के बाद ही ये सीनियर सिटीजन्स को
इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, उस पर काम शुरू हुआ था। क्या आपको लग रहा है वहां पर बजट तक बात बनती दिखाई दी है? आपने क्या सुना है ऑन ग्राउंड, और कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, एक थ्रेशोल्ड के बाद कहा जाता है कि आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गए हैं, आपको यहां से आगे अगर मैं एज एन इंश्योरेंस कंपनी कवर करूंगी तो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी उस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब सरकार उस दायरे को बढ़ाने की सोच रही है, ये कितना फीजिबल है? मेरे हिसाब से जो आयुष्मान भारत का सपोर्ट है वो एक लोअर इनकम स्ट्राटा को है अभी तक। मैं जो सुन रहा हूँ शायद 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो आयुष्मान दायरे में आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी उनकी इनकम ब्रैकेट हो। उस सपोर्ट के बाद शायद कस्टमर्स और इंश्योरेंस ले सकते हैं उसके ऊपर। देखिए, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का कवर है और वो कुछ सर्जरीज को कवर करता है, सब कुछ को कवर नहीं करता है। जी हाँ। और लोगों को खर्चे तो बढ़ते ही रहते हैं, पर इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसको कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कि भाई अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस अपने खुद के पैसे से ले रहे हैं, चाहे वो जो भी है कमर्शियल टर्म्स हैं वो तो हैं जितनी भी हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो 50,000 लिमिट है वो एक तरह से अनलिमिटेड हो जाए, क्योंकि भाई जो भी खर्चा कर रहा है उसको उस वापस तो पैसा मिलना नहीं है जब तक कि कोई परेशानी ना हो, और उस परेशानी में पैसा मिले ये बहुत अच्छी बात है। तो उस पे या फिर उसको बहुत हाई लिमिट कर दिया जाए, 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ऐसे लिमिट कर दिया जाए 50,000 की बजाय, ताकि सीनियर सिटीजन आराम से हेल्थ इंश्योरेंस तक जा सकें, जो कि उनको सचमुच में मदद कर सके। देखिए, आज के दिन में कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में खर्चा 50,000 60,000 रुपए दिन का हो गया है, और वो मैं ऑपरेशन के बिना बोल रहा हूँ। उस सिचुएशन में 5 लाख रुपए से कुछ ज्यादा नहीं होगा। जी। तो सीनियर सिटीजन्स का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और इसके प्रोडक्ट्स बनने के लिए थोड़ी सी सरकार की मदद चाहिएगी, और मेरे हिसाब से उस मदद से एक तरह से एक प्राइवेट पब्लिक टाइप पार्टनरशिप बन जाएगी जिसमें बहुत फायदा होगा। शायद इस बजट में ना हो, शायद अगले में हो, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। वेरी क्विकली, इंश्योरेंस एक्ट में कुछ बदलाव की भी मांग थी, इससे इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो सकती है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे? देखिए, इंश्योरेंस एक्ट में सबसे बड़ी मांग ये है कि एक तो आपको अलग अलग तरह की कंपनीज को, हर एक कंपनी को ज़्यादा करने को मिलता है। तो एक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो उससे हर एक कंपनी का दायरा बढ़ता है और ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं मार्केट में, ज़्यादा कैपिटल आता है, और उससे कुछ ग्रोथ आ सकती है। दूसरा उसमें यह है कि कुछ ईज ऑफ नॉर्म्स है कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि आप एक स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्या है कि जो आज एक लिमिट है कि भाई इतनी आपको कैपिटल होनी चाहिए, वो थोड़ी कम हो जाती है, तो और ज़्यादा कंपनियां आ सकती हैं। ज़्यादा कंपनियां हमेशा का मतलब होता है ज़्यादा कंपटीशन, उसका मतलब होता है कस्टमर के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स। लेट्स सी इसमें से क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स पोस्ट बजट और जब आप लोगों के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, बातचीत जरूर करेंगे। यशीष दहिया हमारे लिए समय निकाल कर बताते हुए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की क्या मांग है। देखिए, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिले। मेरी भी एक छोटी सी मांग यहाँ पर रहेगी कि नई टैक्स रिजीम में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स देना शुरू करें, बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा लेंगे हमारे जानकारों ने क्या फिलहाल चेंजेस किए हैं और अगर कोई और नया ट्रेड जोड़ रहे हैं या नहीं।